नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरविंद और आप देख रहे हैं अरविंद का ब्लॉग। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम ITR 1 फॉर असेसमेंट ईयर 2021 यानी फाइनेंशियल ईयर 19-20 को XML द्वारा कैसे फाइल करें। वैसे मैंने फाइनेंशियल ईयर 18-19 के रिगार्डिंग भी वीडियो बनाया था, जिस पे आप लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया। लगभग 7000 व्यूज़ आए, जो कि मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ उस पर कुछ क्वेरीज भी आए थे। तो जब मैं फाइनेंशियल ईयर 19-20 का फाइल बनाऊंगा तो साथ ही साथ उसको भी एक्सप्लेन करता रहूँगा। साथ ही साथ ITR 1 में फाइनेंशियल ईयर 19-20 में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, बिकॉज ITR 1 जो फॉर्म है वो लगभग प्रीवियस ईयर के रिगार्डिंग सेम ही है, लेकिन थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं। तो जो चेंजेस हुए हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हमें जाना है इनकम टैक्स के साइट पर, जिसका जो साइट है वो है www.incometaxindia.efiling.gov.in। आपको करना है कंटिन्यू टू होम। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है IT रिटर्न प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर। इस पे आपको जाना है, कंटिन्यू। यहाँ पे आकर आपको देखना है कि आप जो असेसमेंट ईयर के लिए फाइल बना रहे हैं तो वो असेसमेंट ईयर यहाँ चूज़ होना चाहिए। तो मैं जो बना रहा हूँ फाइनेंशियल ईयर 2021 बना रहा हूँ, तो ये सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे जो फाइल है मेरा ITR 1 उसको मैं यहाँ एक्सेल फाइल को डाउनलोड करूँगा। मेरा यहाँ ITR 1 एक्सेल फाइल डाउनलोड हो रहा है zip फाइल में। फ्रेंड्स, इसमें से एक क्वेरीज जो था वो साथ ही साथ में सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डेट लिखा हुआ आ रहा है। ये जो फाइल है, ये जो वर्जन है फाइल का, वो अपडेट हुआ है 1 दिसंबर 2020 को। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फाइल है वो 1 दिसंबर 2020 को अपडेट हुआ है। ठीक है, ये लेटेस्ट फाइल है। तो एक पर्सन का क्वेरी ये था कि उसने जो क्या था कि उसने एक्सेल फाइल को अच्छे से बनाया था, पूरा अच्छे से भर दिया था और XML भी क्रिएट हो गया था विदाउट एनी एरर। लेकिन जब वो उस XML फाइल को इनकम टैक्स के साइट पर जाके अपलोड कर रहा था तो वो बार बार एरर आ रहा था और वो अपलोड नहीं हो रहा था। इसका रीज़न ये था कि वो जो था फाइल उसका वो ओल्ड था। यानी मान लीजिए 1 हफ्ता पहले उसने फाइल डाउनलोड किया होगा, उसने पूरा फिल किया होगा, उसका XML बना लिया होगा, या फिर XML नहीं भी बनाया होगा, सिर्फ पूरा फिल करके रख दिया होगा और 1 हफ्ते बाद या 2 दिन बाद उसने उसका XML बनाया रहेगा। लेकिन जिस दिन वो उस XML को इनकम टैक्स के साइट पे जाके अपलोड करने जा रहा है, उस दिन यहाँ पे ये जो फाइल है वो अपडेट हो गया है। तो ऑब्वियसली सी बात है, तो वो पुराने एक्सेल फाइल से XML क्रिएट कर रहा है और वो अपलोड कर रहा है। तो वो जब भी याद रखिएगा कि जब भी आप कोई XML क्रिएट कर रहे हैं एक्सेल फाइल का, तो उसको अपलोड करने से पहले चेक कर लीजिए, अगर पुराना फाइल है तो, कि ये डेट जो है जिस दिन आपने डाउनलोड किया था वो सेम डेट आ रहा है या कुछ चेंजेस हो गया है। अगर चेंजेस हो गया है तो आपको नया फाइल डाउनलोड करके उसका XML क्रिएट करके वो अपलोड करना है। तो ये एक क्वेरी था जो मैंने आपको सॉल्व किया। अच्छा, इसके बाद आपका ये जो फाइल डाउनलोड हो गया है उसको हम देखते हैं। ये डाउनलोड में गया, यहाँ पे जाके मेरा ये फाइल ITR 1 जो है वो डाउनलोड हो गया है। इसे कट करके मैं डेस्कटॉप पे ले आता हूँ, डेस्कटॉप पे पेस्ट कर देता हूँ। आप चाहे तो डायरेक्ट इस पे काम कर सकते हैं, इसको एक्सट्रैक्ट करके, या फिर अगर आप बोल रहे हो कि किसी का पर्टिकुलर पर्सन का मैं रिटर्न फाइल कर रहा हूँ या फिर मैं खुद का अपना रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, पहले एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे या कहीं पे भी जहाँ पे मुझे क्रिएट करना है। तो उसका शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल शिफ्ट और N फॉर नेक्स्ट। अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट और N प्रेस करूँगा साथ में, तो एक फ़ोल्डर यहाँ पे देखिए क्रिएट हो जाएगा। हमेशा कोई कहीं पे भी जाके अगर आप कंट्रोल शिफ्ट और N प्रेस करते हैं तो एक नया फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा। तो इस फोल्डर का नाम मैं नाम दे देता हूँ अरविंद M। क्रिएट हो गया। अब इसको जाके मैं डायरेक्ट यहाँ पे पेस्ट करने की जगह मैं यहाँ पे जो फोल्डर बनाया है यहाँ पे जाके मैं पेस्ट कर देता हूँ। फिर इस फाइल को मैं एक्सट्रैक्ट करूँगा, बिकॉज ये जिप फाइल में है इसलिए मैं एक्सट्रैक्ट करूँगा। ओके,
एक्सट्रैक्ट करने के बाद अब मेरा इस फाइल का कोई काम नहीं है, तो इसको मैं डिलीट मार देता हूँ। अभी मेरा जो फोल्डर है इसमें एक्सेल फाइल है, इस फाइल को मैं ओपन करता हूँ। आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताते जा रहा हूँ कि कैसे कैसे करना है। ये खुल गया है फाइल, इसको ओके करते हैं। अच्छा, दूसरा क्वेरी अब क्या है? दूसरा क्वेरी ये है कि जब मैं एक्सेल फाइल को ओपन करके इसमें सब कुछ फिल हो जाता है एक्सएमएल द्वारा, यानी इस फाइल को पूरा बना लेता हूँ, और जब मैं जनरेट एक्सएमएल करता हूँ तो वो एरर आ रहा है। तो याद रखिएगा, जब भी आप इस फाइल को ओपन कर लेंगे तो आपका जो मैक्रो है उसे इनेबल करना है। ठीक है, तो कैसे करना है? आपको यहाँ जाके एक्सेल ऑप्शन में जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको जाना है ट्रस्ट सेंटर पे, उसके बाद जाना है ट्रस्ट सेंटर सेटिंग में। यहाँ पे आपको जाना है एक्टिव एक्स सेटिंग, और यहाँ पे आप लास्ट वाला जो ऑप्शन है इनेबल ऑल, इसे चूज करना है। सेम उसी तरह मैक्रो सेटिंग में जाना है और यहाँ पे भी इनेबल और मैक्रो करना है। ठीक है, ये दोनों को करने के बाद ओके और ओके, ये स्टेप करना ही करना है आपको। अब हम इनकम टैक्स के साइट पे लॉगिन करके एक्सएमएल जो फाइल है इनकम टैक्स के द्वारा बनाया हुआ उसे डाउनलोड करेंगे और फिर इस एक्सेल में आके उसे रन करेंगे। तो चलिए अब उस एक्सएमएल फाइल को डाउनलोड करते हैं। आपको सबसे पहले तो आपको रजिस्टर जो यूज़र है उसमें जाके अगर रजिस्टर है तो आपको लॉगिन करना है। अच्छा, अगर आप रजिस्टर नहीं हैं, फर्स्ट टाइम रजिस्टर होना चाहते हैं, तो आपको पहले रजिस्टर करना है। तो इनकम टैक्स के साइट पर रजिस्टर कैसे करते हैं इसका पूरा वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, उसे आप देख लीजिए। ठीक है, तो एक बार आप जब रजिस्टर हो गए तो आपको फिर लॉगिन करना है। लॉगिन पेज पे आने के बाद आपको यूज़र आईडी डालना है। यूज़र आईडी आपका पैन नंबर रहेगा, पासवर्ड वो रहेगा जो आपने पासवर्ड बनाया रहेगा, और ये कैप्चर डाल के आपको लॉगिन करना है। यहाँ पे देखिए मैं लॉगिन हो गया हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि लॉगिन करने से पहले आपका एड्रेस जो सामने फ्लैश करता है तो आप उसको स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, तो आपके होम पेज पे इनकम टैक्स पे आ जाने के बाद देखिए यहाँ पे माई अकाउंट में जाने के बाद आपको यहाँ देख सकते हैं डाउनलोड प्री फिल्ड एक्सएमएल। ठीक है, इसे आपको डाउनलोड करना है। यहाँ पे क्लिक होने के बाद आपका पैन नंबर यहाँ पे रहेगा, उसे रहने दीजिए, वो एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है असेसमेंट ईयर, जिस असेसमेंट ईयर का आप फाइल कर रहे हैं, तो 2021 फाइल कर रहा हूँ। उसके बाद आपको चूज करना है कौन सा ITR फाइल कर रहे हैं, तो मैं ITR 1 कर रहा हूँ इसलिए ITR 1 चूज करूंगा और फिर कर दूंगा कंटिन्यू। उसके बाद आपका यहाँ पे अकाउंट नंबर रहेगा, उसको आपको सेलेक्ट करना है। ये अकाउंट नंबर आपने जो प्रीवियस ईयर जो रिटर्न फाइल किया होगा वहाँ से वो कैच करता है। अगर आपने एक से ज़्यादा अपने बैंक अकाउंट दे रखा है तो वो चूज़ कीजिएगा जिसमें आपको रिफंड आ रहा हो। अगर मान लीजिए आप बोलते मेरा रिफंड नहीं बनने वाला है तो भी आपको एक अकाउंट टिक करना ही करना है, इसलिए एक अकाउंट पे आप टिक कर लीजिएगा और उसके बाद करिएगा डाउनलोड एक्सएमएल। आई एग्री पे क्लिक करके कंटिन्यू। मेरा एक्सएमएल फाइल डाउनलोड हो रहा है डाउनलोड वाले फोल्डर में। ठीक है, इसके बाद आइदर आप लॉग आउट हो जाइए या फिर इसी पेज पे रहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी 19 मिनट का कर दिया, इससे पहले 45 मिनट तक था लॉगिन करके रहने के लिए, अब फिर से घटा दिया गया है 19 मिनट के लिए। वो इसलिए कर दिया गया क्योंकि सब लोग अगर इस पर रहेंगे तो इनकम टैक्स साइट पे जाके बहुत लोड पड़ेगा, इसलिए अभी टाइम कम कर दिया है। बिकॉज अभी सब लोग रिटर्न फाइल करना स्टार्ट कर देंगे 31, फिलहाल के लिए 31 दिसंबर जो है लास्ट डेट है। हो सकता है आगे वो बढ़ाए भी या फिर ना भी बढ़ाए। तो चलिए फिलहाल मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। अगर मेरा टाइम आउट हो भी गया तो दोबारा से लॉगिन कर लेंगे, तो मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ। उसके बाद मैंने जो एक्सेल फाइल ओपन किया था उस एक्सेल फाइल में जाके इस एक्सेल फाइल में जाता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऑप्शन है इंपोर्ट फ्रॉम एक्सएमएल। यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ये मैसेज आएगा
ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, आपको ओके करना है। ओके करने के बाद आपको वो XML फाइल चूज करना है जो इनकम टैक्स की साइट से आपने डाउनलोड किया है। तो वो जो XML फाइल था वो मेरे डाउनलोड फोल्डर में है, तो मैं डाउनलोड में जाता हूँ, तो 18 तारीख वाला चूज़ करूँगा और इसे मैं सेलेक्ट कर लूँगा। जैसे सेलेक्ट करूँगा ये अपना प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देगा। हो सकता है मैं स्क्रीन थोड़ा सा ब्लर कर दूँ बिकॉज इसमें थोड़े पर्सनल डिटेल्स भी हैं, तो स्क्रीन को थोड़ा सा मैं ब्लर कर दूँगा, लेकिन ये जो डिटेल्स है वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगे। ये होने के बाद एक आपको मैसेज आएगा कि जो भी आपके डिटेल्स फिल हुए हैं उसे आप एक बार वेरीफाई कर लीजिए। ठीक है, मैं करूँगा ही करूँगा, इसलिए ओके। आपका जो एड्रेस है, पैन नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, ये सब आपके जो पैन नंबर आपने जब बनाया था वहाँ पे जो एड्रेस दिया था वहाँ से उठ के आएगा इनकम टैक्स साइट पे जो अपडेट है। ठीक है, अगर आप बोलते हो बहुत पुराना एड्रेस है, मैं वहाँ रहता नहीं हूँ, तो आप अपने पैन कार्ड पे जाके चेंज करवा लीजिए। ठीक है, तो वो एड्रेस यहाँ पे वो आता है। अगर आप चाहें तो आपका करंट एड्रेस भी डाल सकते हैं यहाँ पे, बट आप पैन कार्ड पे जाके अपना एड्रेस चेंज भी करा लीजिए। ठीक है, आपका आधार कार्ड जो आपने लिंक कर लिया है पैन कार्ड से, इसलिए आधार कार्ड भी नंबर जो है ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपका जो ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर आपने जो अपडेट कर रखा है आपके इनकम टैक्स के साइट पे रजिस्ट्रेशन के समय, वहाँ से आ जाएगा। अच्छा, दूसरा आपको ये ध्यान जरूर रखना है, ये वाला फाइल बहुत बार जो है वो ऑन और बिफोर ड्यू डेट भी सिलेक्शन आता है, लेकिन आपको फिर भी चेक करना है। आपका ये हमेशा अभी जो है फिलहाल 31 दिसंबर तक आपको ये चूज़ करना है ये वाला पहला वाला ऑन और बिफोर ड्यू डेट। उसके बाद ये वाला एक चीज़ है वो ऑटोमेटिक फिल होके नहीं आएगा, आपको मैन्युअली यस या नो करना होगा। वो ये क्या चीज़ है? वो ये है कि बहुत सारे जो एसईसी हैं वो अपना रिटर्न फाइल नहीं करते। इनकम टैक्स ने एक इनकम सेट किया है कि अगर आपका इतना इनकम है तो आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ नहीं है। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कहते थे कि मेरा कोई इनकम ही नहीं है इसलिए मैं रिटर्न फाइल नहीं करता हूँ, लेकिन वो बहुत सारे चीज़ें जो है एक्सपेंस करते थे। तो जब अगर आपका इनकम नहीं है तो एक्सपेंस कैसे कर रहे हो? तो इनकम टैक्स वालों ने यहाँ पे एक नोटिफिकेशन लाके कह दिया कि अगर आपने ये काम भी किया है तो भी आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। वो क्या चीज़ है? तो अगर आप ये 3 किए हुए हैं तो आपको इस ड्रॉप डाउन में यस करना है, और अगर नहीं है तो नो करना है। तो वो 3 चीज़ क्या है? पहला है कि अगर आपने 1 करोड़ एक बार में या पूरे साल में आपने करंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपए जमा किया है तो, या फिर आपने 2 लाख रुपए फॉरेन कंट्री में, चाहे आप अपने ऊपर या किसी और के ऊपर, एक बार में या पूरे साल में 2 लाख रुपए खर्चा किया है। तीसरा है कि आपने 1 लाख रुपए तक का इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आपने पे किया है। तो अगर ये तीनों चीज़ों में से कोई सा भी चीज़ आपने किया है तो आपको यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज आपको नो करना है। तो फिलहाल मैं यहाँ नो कर रहा हूँ बिकॉज मैंने कोई भी चीज़ नहीं किया है, इसलिए नो कर दिया मैंने। तो ये एक नया चेंजेस है इस इनकम टैक्स के रिटर्न में। उसके बाद नीचे आते हैं हम लोग, यहाँ पे ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब ऑटोमेटिक फिल होके आ गया। अच्छा, दूसरा चीज़ आपको ये याद रखना है कि जब भी आप ये एक्सएमएल रन कर दोगे तो आपका जो सैलरी डिटेल्स है वो ऑटोमेटिक फिल होके आ जाएंगे। सैलरी हो गया, वो अलाउंसेस हो गया, डिडक्शंस हो गए, ये कैसे फाइल होके आएंगे? क्योंकि आपके जो एम्प्लॉयर है उसने टीडीएस रिटर्न फाइल किया था, तो वहाँ पे स्ट्रक्चर होता है कि हर एम्प्लॉय का डिटेल्स देना होता है कि सैलरी कितना है, फलाना कहला जो भी है सब दिया रहता है उस पर। तो इसलिए वो चीज़ यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक फिल होके आ जाता है। बिकॉज आपको फॉर्म 16 भी मिलता है, उसमें भी अगर आप देखोगे तो सेम ही स्ट्रक्चर रहेगा जैसे यहाँ फिल होके आया रहेगा। ये डिटेल्स उनको नहीं आएगा जिनका अगर जो एम्प्लॉयर है वो टीडीएस रिटर्न फाइल नहीं करता, तो उनका डिटेल्स यहाँ पे नहीं आएगा। सिर्फ पर्सनल डिटेल्स आएंगे, एड्रेस, पैन नंबर, जो पर्सनल डिटेल्स है वो आएंगे, बट जो बाकी इनकम डिटेल्स या डिडक्शन डिटेल्स है वो नहीं आएंगे। तो आपको फिर फॉर्म 16 लेके अपने एम्प्लॉयर से मैनुअली फिल करना होगा।
ये जो रिटर्न है वो मैनुअल कैसे हम फाइल करते हैं फॉर्म 16 से, ये ऑलरेडी मेरा प्रीवियस ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर 18-19 के रिगार्डिंग बना हुआ है। पूरा 1 घंटे का वीडियो है और अच्छे से पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, उसे एक बार जाके देख लीजिए। तो यहाँ पे बहुत सारे डिटेल्स जो है वो ऑटोमेटिक फिल होके आ गए हैं, बट फिर भी आप अपने आप से एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा और साथ ही साथ अपने फॉर्म 16 से भी चेक कीजिएगा और साथ ही साथ आप 26AS से भी चेक कर लीजिएगा। 26AS कैसे देखते हैं और कितने तरीकों से देख सकते हैं, इसका भी वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, उसे आप देख सकते हैं। तो 26AS में ऐसे बहुत सारे इनकम्स रहते हैं जो कि आपको नहीं पता। आप ये सोच रहे होंगे कि मेरा सिर्फ सैलरी इनकम है और वो इनकम भर के आप रिटर्न अपलोड कर देते हो, लेकिन जब वही इनकम टैक्स रिटर्न इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्रोसेस करता है तो बहुत बार आपको डिमांड रेज हो जाता है। कंफ्यूजन में रहते हो कि डिमांड कैसे आ गया। तो डिमांड इसलिए आ जाता है बिकॉज आपने 26AS में जाके या फिर कुछ ऐसे इनकम है जो आपने नहीं दिखाए। जैसे एग्जांपल के तौर पे होता है कि हमने FD करवा रखा है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि मैंने उस फाइनेंशियल ईयर में FD को तो ब्रेक किया नहीं, तो मुझे तो कुछ मिला ही नहीं इंटरेस्ट, तो मैं दिखाऊंगा नहीं। बट ऐसा नहीं होता। वो इनकम टैक्स में जो होता है वो एक्रूड इनकम का भी जो FD का जो होता है पूरे साल में, आपको भले अकाउंट में नहीं हुआ लेकिन उस साल को जो इंटरेस्ट बना है वो भी आपको दिखाना होता है, जो कि आपके 26AS में दिख जाएगा। ठीक है, नहीं दिखा तो अच्छी बात है, आप नहीं दिखाओगे। आपको बहुत बार जो है आपके इनकम टैक्स रिफंड जो मिलता है उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है, वो कैसे वेरीफाई करेंगे। सपोज आपने लास्ट ईयर को रिटर्न फाइल किया, उसमें आपसे एग्जांपल 5000 का रिफंड रेज किया आपने, लेकिन जब आपको इनकम टैक्स ने प्रोसेस किया और रिफंड दिया तो से एग्जांपल 5500 दिया, बिकॉज आपको रिटर्न जब आपने फाइल किया और इनकम टैक्स ने जब प्रोसेस किया तो उसके बीच का जो आपको डिले हुआ उस दिन तक आपको इंटरेस्ट इनकम टैक्स पे करती है। जो डिफरेंस अमाउंट आया वही आपका इंटरेस्ट है, तो आपको वो भी दिखाना होगा। ठीक है, तो कहाँ दिखाते हैं मैं आपको बता देता हूँ। आपको दिखाना होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। यहाँ पे आपको अगर ड्रॉप डाउन करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट यानी वही FD से, इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करके आपको वो अमाउंट दिखाना होगा। तो यहाँ पे आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में दिखाना होगा, बिकॉज यहाँ पे तो मेरा कुछ है नहीं और ऑटोमेटिक सा फिल होके आ चुका है, तो मुझे कुछ करना नहीं है। उसके बाद हम नेक्स्ट चेंजेस की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट 1 अप्रैल 2020 से 31 जुलाई 20 तक किया है तो आप यहाँ पे यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। ये क्यों हुआ है ये सब आपको भी पता है, बिकॉज मार्च में ही हमारा जो है लॉकडाउन हो गया था कोविड-19 के वजह से, तो बहुत सारे लोगों का जो इन्वेस्टमेंट है वो रुक गया था, उन्होंने नहीं किया था। लेकिन क्योंकि हमें फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने से पहले इन्वेस्टमेंट करना होता है तभी हम क्लेम कर सकते हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से हम नहीं कर पाए, इसलिए इनकम टैक्स ने एक ऑप्शन दे दिया कि ठीक है अप्रैल से लेकर जुलाई तक अगर आपने किया है तो आप उसे भी क्लेम कर सकते हो, लेकिन रिलेटेड टू प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। तो अगर आपने किया है तो आपको यस करना है। अगर यस करेंगे तो क्या इफेक्ट होगा, नो है तो क्या इफेक्ट होगा, मैं बता देता हूँ आपको। अगर सर एग्जांपल आपने यस किया, ठीक है, तो आपको जो यहाँ फिल करना है, चाहे 80C हो या 80D हो या 80E हो या कोई भी सेक्शन का डिडक्शन आप ले रहे हो, तो यहाँ पे तो आपको पूरा अमाउंट दिखाना है, चाहे आपने मार्च तक किया या फिर जुलाई तक किया। ठीक है, आपको यहाँ पे पूरा दिखाना है। इसका बाइफरकेशन जो है वो कहीं और दिखेगा, वो मैं आपको बता देता हूँ अभी। वो आपको दिखेगा DIY में। यहाँ पे क्योंकि ऑप्शन मैंने यस कर रखा है यहाँ पे, इसलिए मेरा एक ऑप्शन खुल गया 1,50,000 के सामने, बिकॉज वहाँ पे 80C का सिर्फ मैंने क्लेम लिया है इसलिए 80C का दिख रहा है। तो इससे एग्जांपल मैं मान लेता हूँ कि 1 लाख रुपए जो था वो मैंने मार्च तक इन्वेस्टमेंट कर दिया था, लेकिन 50,000 का इन्वेस्टमेंट मेरा बच गया था, तो मैंने अप्रैल से जुलाई के बीच में कर दिया, तो मैं यहाँ पे 50,000 लिख दूंगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल इन्वेस्टमेंट जो फाइनेंशियल ईयर 1920 का है वो 1,50,000 से 80C के अंदर, लेकिन आउट ऑफ दैट 50,000 जो है मैंने अप्रैल से लेकर जुलाई तक किया है। ठीक है, तो ये भी आपको मैन्युअली फिल करना होगा, ये ऑटोमेटिक नहीं होगा। उसी तरह मान लीजिए आप 80D में क्लेम करते हैं, ये भी एक चेंजेस है छोटा मोटा, पहले 80D का अलग था, इसमें थोड़ा चेंजेस कर दिया गया है।
से एग्जाम्पल आप यहाँ पे बोल रहे हो अपने लिए कर रहे हो, तो ये जो ऑप्शन चूज क्या करना है कि यस नो और नॉट क्लेमिंग का, कि अगर मैं कोई सीनियर सिटीजन हूँ तो यस, अगर नहीं हूँ तो नो, और अगर मैं क्लेम ही नहीं कर रहा हूँ तो नॉट क्लेमिंग। फिलहाल मैं बोल रहा हूँ कि मुझे क्लेम करना है बट मैं सीनियर सिटीजन नहीं हूँ तो नो। ठीक है, अगर मैं सीनियर सिटीजन होता तो यस, और अगर मैं बोलता कि एटीडी में कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया मैंने तो नॉट क्लेम। ठीक है, तो पूरा बंद हो जाएगा। तो फिलहाल मैं करता हूँ कि मुझे करना है और मैं सीनियर सिटीजन नहीं हूँ तो नो, और यहाँ पे मैं हेल्थ इंश्योरेंस डाल देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे 25,000 रुपये, बाकी कुछ नहीं है। फिर उसी तरह पूछ रहा है कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो सीनियर सिटीजन है या नहीं है, या उसके लिए क्लेम करना है या नहीं है, तो मैं नॉट क्लेमिंग पे कर देता हूँ, तो पूरा बंद हो जाएगा। अब ये 25,000 है वो भी मेरे फर्स्ट शीट में 80D के अंदर वो है आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो 80D के अंदर आ गया है। जैसे यहाँ पे आ गया तो उसी तरह ये DI वाले ऑप्शन में भी आ जाएगा। देखिए आप 80D में आ गया। तो एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए अगर आप बोलते हो कि मैंने 25,000 पूरा मार्च तक कर दिया था तो यहाँ पे आप 0 कर दीजिए। अगर आप बोलते हो कि इसमें से आउट ऑफ मैंने मार्च तक किया और उसके बाद जो थोड़ा बहुत बचा वो मैंने अप्रैल से जुलाई में किया, तो जो भी किया यहाँ पे आप लिख दीजिए कि 20,000 पहले किया, 5,000 बाद में किया। या फिर आप बोलते हो कि 25 का 25,000 मैंने बाद में ही किया, तो यहाँ पूरा 25,000 लिख दीजिए। ठीक है, तो इसका ये माना होगा टोटल में से इसने इतना जो है वो अप्रैल से जुलाई तक किया। ठीक है, ये थोड़े बहुत चेंजेस थे इस फाइल के अंदर, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, ये डिडक्शन मैंने पूरा लिख दिया। उसके बाद टीडीएस वाले शीट में आता हूँ, ये भी ऑटोमेटिक मेरा फिल होके आ जाएगा। अगर मेरा टीडीएस कटा हुआ है तो ये ऑटोमेटिक फॉर्म 16 के हिसाब से आ जाएगा, और अगर मेरा अदर देन सैलरी है तो यहाँ पे फिल होके आ जाएगा, और अगर नहीं है तो आपको मैन्युअली फिल करना होगा। आप 26A में जाके देख सकते हो कि उसका पैन नंबर क्या है, डिडक्टर का नाम क्या है, कितना मुझे मिला है, कितना टैक्स कटा है, जो भी है। अगर नहीं मिला है तो आप फॉर्म 16 एम्प्लॉयर से मांगकर डिटेल्स लिख सकते हैं। टीसीएस में कुछ है नहीं, अगर है तो भर दीजिएगा। इनकम टैक्स पेड वेरिफिकेशन शीट में आइएगा। यहाँ पे जाके आपको यहाँ पे जो बैंक अकाउंट ऑटोमेटिक आपने चूज किया था एक्सएमएल डाउनलोड के समय, वो टिक मार्क आ जाएगा। और अगर नहीं आता है तो आप मैनुअल लिख के टिक कर दीजिएगा। अगर आपको रिफंड आए या ना आए, लेकिन टिक मारना जरूरी है। अगर आप कोई भी और बैंक को अवेल कर रहे हो या ऑन है तो उस बैंक का भी डिटेल्स आपको देना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप जो कैपेसिटी है ये फिल होके नहीं आएगा, आपको सेल्फ करना है, बिकॉज आप सेल्फ फाइल कर रहे हो। जो पे से भी फिल होके नहीं आएगा, आपको सेल्फ लिखना है। मैंने लिख दिया। ठीक है, बस इतना ही करना है। ये सब डिटेल्स फिल हो जाएगा। बाकी शीट आप देख लीजिए, 80G डोनेशन दिया है तो फिल कर दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। और फिर आपको बस इतना ही करके आपको पहले पेज पे आने के बाद आपका जब सब कुछ फिल हो जाएगा, ठीक है, तो आपको कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करना है। विदाउट क्लिकिंग ऑन कैलकुलेट टैक्स प्लीज डू नॉट जनरेट XML फाइल। ठीक है, तो पहले आपको कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करना है। मान लीजिए आपसे कुछ छूट गया है इसके अंदर, आप जब फिल नहीं कर पाए हो तो वो कोई बात नहीं, जब आप इसे क्लिक करोगे तो वो ऑटोमेटिक आपको बता देगा। तो मैंने अपने हिसाब से तो पूरा फिल कर दिया था, इसलिए मैं कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करूंगा। तो वो कैलकुलेट कर रहा है पूरा। ठीक है, इसने कुछ एरर बताया नहीं, बिकॉज सब कुछ ठीक है, तो कुछ एरर बताया नहीं। आपको लास्ट पेज पे आना है। लास्ट पेज पे आने के बाद आपको एक बार जरूर चेक करना है कि आइदर आपको कुछ पेबल आ रहा है या फिर रिफंड आ रहा है। अच्छा, इससे पहले मैं चीज़ बता दूँ, एक चीज़ मैं स्किप हो गया मुझसे। यहाँ पे जब आप अपना इनकम देख रहे होंगे तो बहुत बार होता है कि आप एम्प्लॉयर को अपना जो होम लोन जो लिया है वो भी आप दिखाते हो कि मेरा इतना होम लोन चल रहा है, लेकिन बहुत बार जो है वो यहाँ पे XML में द्वारा रन करने के बाद नहीं आता है। ठीक है, यहाँ पे देख लो, टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी के अंदर जो आप लोन जो पे कर रहे हो अपना इंटरेस्ट, उसका क्लेम करने के लिए आपको यहाँ पे नहीं दिखता है, बट आपके फॉर्म 16 में दिखेगा, बट XML में नहीं दिख पा रहा है।
बहुत बार ऐसा होता है। तो आपको यहाँ पे सेल्फ ऑक्युपाइड करके यहाँ पे आप देख सकते हो इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरन कैपिटल। तो आपका अगर आपका कोई इंटरेस्ट अमाउंट है जो सेल्फ ऑक्युपाइड पे आप पे कर रहे हो, तो यहाँ पे आप वो मेंशन कर दो। से एग्जांपल मैं यहाँ पे 1 लाख रुपए लिख देता हूँ। तो यहाँ पे आपको 1 लाख रुपए लिखना है। जैसे आप 1 लाख रुपए लिखोगे तो वो माइनस में आ जाएगा, क्योंकि वो आपका इंटरेस्ट अमाउंट है, लॉस में है, तो वो 1 लाख रुपए यहाँ माइनस में दिखेगा। ये चीज़ मैं स्किप हो गया था, वो मैं आपको बता दिया मैंने। तो जो भी आइटम आप लिखते हो, आपके दिमाग से निकल जाता है कि ये स्किप हो गया है, तो जो भी आप लिख देते हो उसके बाद आपको हर बार कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करना होगा। विदाउट क्लिकिंग ऑन कैलकुलेट टैक्स आपको आगे कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अब हम देखते हैं, उसके बाद आने के बाद आपको देखना है कि आपको आइदर पेबल आ रहा है या फिर आपको रिफंड आ रहा है। अगर आपको पेबल आ रहा है, एग्जाम्पल बिकॉज आपने जो है एक्स्ट्रा इनकम लिया है जो कि आपने एम्प्लॉयर को नहीं बताया था, तो आपका टैक्स कम कटा था, इनकम ज़्यादा हो गया है, तो ऑब्वियसली सी बात है आपको कुछ पेबल करने को आएगा। तो आपको फिर ये अमाउंट जो है वो पे करना है पहले, ठीक है। विदाउट पेड आपको रिटर्न फाइल नहीं करना है। आपका ये पेबल और ये जो रिफंड है आइदर जीरो होना चाहिए या फिर आपका रिफंड अमाउंट में कुछ अमाउंट होना चाहिए, बट पेबल में कुछ नहीं होना चाहिए। तो आपका जो भी अमाउंट यहाँ पे आ रहा है वो आप पहले पे कीजिए। आपको कैसे पे करना है इसका भी वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, उसे आप जाकर एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो आप जब आप पेमेंट कर लेते हो तो उसके बाद एक चालान जनरेट होता है। उस चालान का डिटेल्स आपको ये टीडीएस वाला जो कॉलम है, इसका जो लास्ट वाला यहाँ पे देख सकते हो, डिटेल्स ऑफ एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट, यहाँ पे आपको देना होता है। यानी बीएसआर कोड होगा, डेट ऑफ डिपॉजिट होगा, सीरियल नंबर होगा और अमाउंट पेड। अमाउंट पेड सेम होगा जो कि यहाँ पे आपका पेबल दिख रहा है, ठीक है। ये डिटेल्स डालने के बाद दोबारा से आपको कैलकुलेट टैक्स करना होगा, ठीक है। जैसे ही आप कैलकुलेट टैक्स करोगे आपका ये वाला जो फिगर है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी जीरो, ये भी जीरो। और अगर कैलकुलेट होने के बाद कुछ रिफंड आ रहा है, पेबल नहीं आ रहा, तो फिर कुछ बात ही नहीं है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको कुछ नहीं करना, आपका सिर्फ ये बैंक अकाउंट चूज कर लो, उसमें आपके अकाउंट में रिफंड आ जाएगा जब इनकम टैक्स उसको प्रोसेस कर लेगा। तो ये सब करने के बाद हमेशा याद रखिएगा, जैसे मैंने पहले बोल रखा कि हमेशा कुछ भी आप फील करते हो, फाइनल करते हो, उससे पहले आप हमेशा कैलकुलेट टैक्स पे जरूर प्रेस बटन कीजिए, ताकि अगर कुछ एरर हो या फिर कैलकुलेशन हो वो सही से हो जाए। जब सब कुछ हो जाए और लास्ट में जब चेक कर लो कि भैया पेबल तो कुछ है नहीं, रिफंड कुछ बन नहीं रहा, ठीक है, या फिर रिफंड कुछ बन रहा है, तो ठीक है। उसके बाद आपको करना है जनरेट एक्सएमएल। यहाँ पे आपको क्लिक करना है जनरेट एक्सएमएल। तो ये हमें एक मैसेज देगा कि भैया आप प्लीज़ वेरीफाई टीडीएस स्टेटमेंट कर लीजिए बिफोर कंप्लीटिंग फाइनेंशियल ईयर। तो 26A से एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है, टीडीएस डिटेल्स। फिर वही बोल रहा है कि आप करने से पहले कैलकुलेट टैक्स पे बटन दबाइए, फिर एक्सएमएल जनरेट कीजिए। उसके बाद कहता है कि आप सेव एक्सएमएल पे क्लिक कीजिए। तो सब पे आपको ओके ओके करना है और लास्ट में यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा सेव एक्सएमएल, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है सेव एक्सएमएल। जैसे आप सेव एक्सएमएल करोगे तो इस फाइल का जो एक्सेल फाइल है उसका एक एक्सएमएल क्रिएट हो जाएगा। कहाँ क्रिएट होगा ये मैं आपको बताता हूँ। ये फिर से एक मैसेज देगा कि आपका जो फाइल है एक्सएमएल फाइल कहाँ सेव हुआ है, इसका ये पाथ बताएगा। फिर वो बोल रहा है कि इस एक्सएमएल को इनकम टैक्स में लॉगिन करके उसको अपलोड कीजिए। ठीक है भैया, ओके। उसके बाद इस फाइल को आप क्लोज कर दीजिए और इसके बाद सेव कर दीजिए, बिकॉज आपने कुछ चेंजेस किया है तो सेव कर दीजिए आप। चलिए वो फाइल तो क्लोज हो गया, एक्सेल फाइल। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि वो जो एक्सएमएल आपने जो सेव किया वो कहाँ सेव होगा। हमेशा याद रखिएगा कि जहाँ पे वो ITR 1 फाइल जो आपने डाउनलोड किया था इनकम टैक्स के साइट से, ठीक है, उसी फोल्डर में जाके वो एक्सएमएल क्रिएट होता है। जहाँ पे वो उसका एक्सेल फाइल है उसी फोल्डर में जाके वो एक्सएमएल क्रिएट होगा। तो हमने कहाँ बना रखा था, यहाँ पे अरविंद एम के फोल्डर में यहाँ पे सेव कर रखा था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सएमएल क्रिएट हो गया। अब एक्सएमएल मेरा क्रिएट हो गया, उसके बाद इस एक्सएमएल को ले जाके मुझे इनकम टैक्स के साइट पे जाके अपलोड करना है,
ठीक है, और उस अपलोड करने के बाद उसे वेरीफाई करना है। चलिए वो करते हैं। अभी इनकम टैक्स की साइट पे जाके आप डैशबोर्ड पे आ जाइए, होम पेज पे। जब आप डैशबोर्ड पे आ जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, इस पे जाके क्लिक कीजिए, या फिर ई फाइलिंग में जाके यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न इस पे क्लिक कीजिए। दोनों पे से किसी पे क्लिक करेंगे तो उसी पेज पे आ जाएंगे, ठीक है। तो इस पे क्लिक करता हूँ मैं, फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। यहाँ पे आने के बाद आपका ये सेम ऐसे ही पेज आएगा। जब आप इस ई फाइल पे जाके इनकम टैक्स रिटर्न पे जब क्लिक करेंगे तो यही पेज आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद पैन नंबर ऑलरेडी रहेगा। असेसमेंट ईयर आपको चूज करना है, जो असेसमेंट ईयर के फाइल कर रहे हो, तो 2021। उसके बाद कौन सा ITR फाइल कर रहे हैं वो ITR चूज करना है। तो मैं ITR 1 किया है तो मैंने ITR 1 करूंगा। उसके बाद फाइल टाइप में क्या करना है, आपको चूज करना है ओरिजिनल या रिवाइज, ठीक है, तो ओरिजिनल ही है। उसके बाद सबमिशन मोड पूछ रहा है। सबमिशन मोड होता है प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन एंड अपलोड XML, ठीक है। पहला वाला जो ऑप्शन होता है प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन, उसमें एक्सेल डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं इस पर प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन करूंगा तो इसी डैशबोर्ड पे मेरा 3-4 जो शीट्स हैं वो भरने पड़ते हैं और XML क्रिएट होकर अपलोड होता है। लेकिन इसके अंदर सिर्फ आप ITR 1 और ITR 4 को ही फिल कर सकते हो, इसके सिवा ऑनलाइन आप क्रिएट नहीं कर सकते हो। बाकी के लिए आपको XML बनाना पड़ेगा एक्सेल डाउनलोड करके। तो मेरे लिए जो होता है वो एक्सेल फाइल डाउनलोड करके इजी पड़ता है मुझे, तो इसलिए मैं एक्सेल फाइल डाउनलोड करके उसका XML क्रिएट करता हूँ, जो यहाँ पे मुझे अपलोड XML करना है, इसलिए मैं अपलोड XML करूँगा। अपलोड XML करने के बाद यहाँ पे मुझसे यहाँ पे पहला 3 ऑप्शन है, नीचे एक ऑप्शन है। यहाँ पे 3 ऑप्शन इसलिए है कि जो आप फाइल अपलोड कर रहे हो XML वाला, वो एक्नॉलेजमेंट जो है उसे वेरीफाई करना है। अगर आप वेरीफाई नहीं करते हो तो आपको फिजिकल साइन करके बेंगलुरु, जो यहाँ पे एड्रेस दिख रहा होगा आपको, वो आपके एक्नॉलेजमेंट में भी आता है लिख के, तो उसको 120 दिन के अंदर आपको सेंड करना होता है। उसके अंदर 120 दिन के अंदर उसको वहाँ पहुँचना चाहिए, क्योंकि आपने सिर्फ रिटर्न अपना फाइल कर दिया ऑनलाइन जाके और वेरीफाई नहीं किया, चाहे ई वेरीफाई करो या फिर इनकम टैक्स में सेंड करके फिजिकल, लेकिन वेरीफाई करना जरूरी है। सिर्फ सबमिट कर दिया तो आपका रिटर्न प्रोसेस नहीं होगा, यानी आप ये माना जाओगे कि आपने रिटर्न फाइल किया ही नहीं है। इसीलिए इनकम टैक्स के द्वारा चाहे ऑनलाइन ई वेरीफाई कर लो या फिर आप फिजिकल एक्नॉलेजमेंट को लेके साइन करके आपको 120 दिन के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सेंड करना है। तो अपने पास जो वेरीफाई करने का जो ऑप्शन है वो 2 ही ऑप्शन है, ठीक है। तो तीसरा वाला जो क्या होता है कि भाई मैं सिर्फ अभी फाइल को अपलोड करना चाहता हूँ, वेरीफाई बाद में करूँगा, तो ये तीसरा ऑप्शन आता है। तो फिलहाल पहला 2 ऑप्शन होता है वो होता है आधार OTP। अगर मैं आधार OTP के द्वारा करना चाहता हूँ तो उसके द्वारा कर सकता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा आधार कार्ड जब मैंने बनवाया था उसके अंदर जो मैंने मोबाइल नंबर दिया था, तो उस मोबाइल नंबर पे OTP आएगा। अगर किसी का मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है या भूल गए हैं या कुछ पता नहीं है, तो एक बार आप क्लिक करके देखिए। अगर आपको आ गया तो अच्छी बात है। अगर आप बोलते हो नहीं मेरा पुराना मोबाइल नंबर है, नया मोबाइल नंबर मैंने चेंज नहीं किया है, तो फिर आपको मोबाइल नंबर पहले आधार कार्ड सेंटर पे जाके अपडेट कराना होगा। उसके बाद जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर आएगा, अदरवाइज आपके पुराने मोबाइल पे जाएगा जो किसी और के पास होगा, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। दूसरा ऑप्शन होता है कि आप अपना जो बैंक अकाउंट है उसके द्वारा EVC जनरेट कर लेना। ये EVC से जनरेट करते हैं, इसका मेरा जब मैं मैन्युअली रिटर्न फाइल कर रहा था प्रीवियस ईयर का, उसे मैंने पूरा बताया हुआ है, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। प्रोफाइल सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिविलेंट योर बैंक अकाउंट, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इन्फॉर्मेशन पूछता है आपका, जैसे बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड नंबर आपका। बट ये करने के लिए आपका ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर और आपका पैन कार्ड नंबर, ये तीनों जो है वो बैंक अकाउंट में रजिस्टर होना चाहिए। तो ये यहाँ पे जाकर आपको पहले वैलिडेट करना होता है, ठीक है। अगर आपका सब कुछ है तो वैलिडेट हो जाएगा, तो फिर आप वहाँ से जनरेट कर दीजिए। तो जैसे जनरेट करेंगे तो वहाँ पे आपको फिर से एक OTP आएगा, तो आप फिर यहाँ पे क्लिक करिएगा कि भैया ऑलरेडी मैंने जनरेट कर लिया EVC, तो उसके द्वारा मैं अपलोड करना चाहता हूँ। या फिर तीसरा ऑप्शन है आई वुड लाइक टू वेरीफाई लेटर, प्लीज रिमाइंड मी।
तो यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपका एक्सएमएल अपलोड तो हो जाएगा, यानी जो रिटर्न है वो अपलोड हो जाएगा, लेकिन वेरीफाई नहीं होगा। ठीक है, तो वेरीफाई तो करना जरूरी है, चाहे ऑनलाइन करो या फिजिकल सेंड करके करो। तो मेरे पास जो है वो आधार OTP है, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। अच्छा, दूसरा लास्ट में जो एक ऑप्शन है, आई डोंट वांट टू e-verify this income tax return and would like to send signed ITR 5 through normal or speed post to the centralized processing income tax department। ठीक है, तो अगर बोलते हो मेरा आधार भी नहीं है, मेरा बैंक में भी कुछ अपडेट नहीं है, तो फिर आपको लास्ट ऑप्शन बचता है ये वाला, इस पर क्लिक करके आपको कंटिन्यू करना होगा। तो आपका जो XML फाइल है वो अपलोड हो जाएगा। फिर आपको एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड करना होगा। वो कैसे डाउनलोड करते हैं मैं बता दूंगा आपको। वो डाउनलोड करना होगा, उसका प्रिंट आउट लेके जहाँ साइन का है वो साइन करके आपको 120 दिन के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सेंड करना होगा। ठीक है, और अगर e-verify कर लेते हो तो अच्छी बात है। मैं फिलहाल आधार OTP से कर रहा हूँ, तो आधार पे क्लिक करके मैं कंटिन्यू करूँगा। आई एग्री और कंटिन्यू। ये मुझसे पूछ रहा है कि आप वो XML फाइल जो आपने सेव किया था उसका पाथ यहाँ पे दीजिए और उसे अपलोड कीजिए। तो मैं यहाँ चूज करता हूँ वो फाइल, ITR 1, यहाँ पे मेरा ये XML फाइल है, इसे सेलेक्ट करके ओपन कर दूंगा मैं सबमिट। जैसे मैं सबमिट करूंगा वो मुझसे पूछेगा OTP देने के लिए। जो मेरा रजिस्टर मोबाइल है आधार पे, उस पर OTP आएगा और ये OTP जो है 10 मिनट के लिए वैलिड होता है। तो यहां मैं अपना OTP नंबर डालूंगा और कर दूंगा सबमिट। जैसे आप सबमिट कर दोगे आपको ये इन्फॉर्मेशन आएगा, रिटर्न सबमिट सक्सेसफुली। ठीक है, तो अगर आप e-verify करते हो तो भी यही लिख के आएगा, और अगर आप सिर्फ e-verify नहीं करते हो, अपना XML वोट सिर्फ अपलोड करते हो तो भी यही लिख के आएगा। तो अब जिसका फाइल हो गया है वो कैसे चेक करें? डेटाबेस में जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपको जाना है व्यू रिटर्न एंड फॉर्म्स में। यहाँ पे आने के बाद आपको सेलेक्ट ऑप्शन में जाना है और सेलेक्ट करना है आपको इनकम टैक्स रिटर्न और करना है सबमिट। यहाँ पे आप सबमिट जब करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो पूरे, जब भी आपने रिटर्न फाइल किया उसका पूरे डिटेल्स लिख के आ जाएगा। तो जब भी आपको एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये रेफरेंस नंबर क्लिक करना है। यहाँ पे आप स्टेटस भी देख सकते हो, सक्सेसफुली e-verified। ठीक है, यानी फाइल अपलोड भी हो गया और e-verified भी हो गया है। और जिसका अपलोड हुआ है e-verified नहीं हुआ है, सिर्फ यहाँ पे लिखेगा ITR अपलोडेड। ठीक है, तो अगर आपको अभी सेंड करना है एक्नॉलेजमेंट क्योंकि आपने e-verified नहीं हो पाया है तो आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हो ITR 5/एक्नॉलेजमेंट, ये देख रहे हो आप, इस पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, ये एक्नॉलेजमेंट है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपको नया पेज ओपन होगा जो कि आपका एक्नॉलेजमेंट का होगा। इस फाइल को डाउनलोड करना है और प्रिंट आउट लेके आपको फिर साइन करके सेंड करना होता है। तो ये एक्नॉलेजमेंट है। ठीक है, जिसका e-verified हो गया है उनका नीचे लिख के आता है, यहाँ पे आप देख सकते हो डू नॉट सेंड दिस एक्नॉलेजमेंट टू CPC बेंगलुरु। ठीक है, तो जिनका भी e-verified हो गया है वहाँ पे नीचे लाल पे लिख के आ जाता है कि आपको ये एक्नॉलेजमेंट CPC बेंगलुरु नहीं सेंड करना बिकॉज e-verify हो चुका है। और जिसका नहीं आता है उसको फिर सेंड करना होता है साइन करके। ठीक है, आपको कैसे सेंड करना होता है? नॉर्मल या फिर स्पीड पोस्ट, कुरियर नहीं सेंड करना होता है। 120 दिन के अंदर आप उसे सेंड कर दीजिएगा। तो फिर जब उनको मिलेगा तो आपको फिर से मैसेज आएगा कि आपको रिसीव हो गया है। ठीक है, तो उसके बाद आपका इनकम टैक्स के यहाँ से प्रोसेस होगा, जो भी डेट को होगा उसके बाद आपका रिटर्न पूरा प्रोसेस हो जाएगा। तो ये पूरा मेथड है जो आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न जो है फाइल कर सकते हो इजी मेथड से। मुझे ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि मुझे हर चीज़ एक्सप्लेन करना था, इसलिए मुझे ये जो वीडियो है थोड़ा लंबा हो गया।
लेकिन जब आप अपने से रिटर्न फाइल करोगे तो विद इन 5 मिनट्स या उससे भी कम समय में आपका रिटर्न फाइल हो जाएगा।